नाजरीन, आपने अक्सर कम्युनिटी लीडर्स, सियासतदानों से सुना होगा कि नौजवान हमारा कीमती सरमाया है। नौजवान हमारी आबादी का एक अहम हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 64% आबादी पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र नौजवानों पे मुश्तमिल है। आज अगर हम मसीही नौजवानों के मुतल्लिक बात करें तो इनमें काफ़ी शिकायत पाई जाती हैं। दुनिया के दीगर ममालिक में तो नौजवानों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुरतब दिए जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आज का नौजवान आने वाले कल का लीडर है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के दरपेश मसाइल, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन मसाइल पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक नौजवान लीडर को दावत दी है। तो आइए आपका तारुफ करवाते हैं आज के अपने मेहमान जनाब फैसल इलियास साहब से। तो नाजरीन, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो एक नौजवान हैं, बल्कि एक नौजवान लीडर हैं, जनाब फैसल इलियास साहब। तो फैसल इलियास साहब, आपको स्पॉटलाइट में खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप अपना तारीफ़ हमारे नाज़रीन को खुद ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सोहेल साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और क्रॉसवे टीवी का, जिसके हवाले से आज हम अपने इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगा कि रिसेंटली आई कंप्लीटेड माई एमफिल इन पीस एंड काउंटर टेररिज्म, और 2012 से ऑनवर्ड मैं सोशल सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ और उसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। और ख़ास तौर पे जैसे सोहेल साहब ने फरमाया कि यूथ के हवाले से मेरी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम डेफिनेटली यूथ के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उस पर बात करेंगे। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप, क्योंकि ख़ुद नौजवान हैं, आप हमें ये बताएं कि आज का जो मसीही नौजवान है वो पाकिस्तान में जो भी हालात हैं, तो वो मसीही नौजवान को दुनिया में, जो पाकिस्तानी मुआशरे में, किस तरह देखते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मसीही नौजवान क्या सोचता है अपने मुतल्लिक, तो हमारा मसीही नौजवान आज का जो है वो कहाँ खड़ा है, आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। ये इट्स अ वेरी पेट क्वेश्चन आई मस्ट से। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम क्रिश्चियन यूथ की बात करते हैं, और अगर हम जनरली बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो मोर देन 60% जो आबादी है पाकिस्तान की, वो नौजवानों पे मुश्तमिल है। इसी रेशो को अगर ट्रिकर डाउन करें और तो वो हम देखते हैं कि बाकी माइनॉरिटीज़ के अंदर भी यंगस्टर्स की एक अच्छी खासी तादाद है। तो मैं ये इसमें शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है वो, अगर रीसेंट कुछ सर्वेज़ की बात करें आप, पंजाब में क्योंकि एक बड़ी आबादी है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, और मैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करना चाहूँगा कि ओवरऑल पाकिस्तान में जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें जो उसका 70 to 75% जो पॉपुलेशन है वो पंजाब में है। तो अगर हम पंजाब में यंगस्टर्स की सिचुएशन के हवाले से बात करें, उसमें हम बड़ी चंद एक आबादियों का जिक्र कर लेते हैं, जैसे योहानाबाद है, मरियम कॉलोनी है, बहार कॉलोनी है, और इस तरह की कुछ और छोटी कम्युनिटीज़। तो उसमें अगर आप सर्वे करके देखते हैं, उसमें आपको 80 to 90% हमारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि कुछ ख़ास मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है जी। उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का ना होना है। करंट सिनेरियो जो दुनिया में ग्लोबली क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, रिसर्चेस किन टॉपिक्स पे हो रही हैं, पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो क्या हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारा जो नौजवान है वो लाइल्मी का शिकार है। और उसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, कि जब तक हमारा नौजवान सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में नहीं जाएगा तब तक वो समझ नहीं सकता कि उसको क्या करना है और इस वक्त वो किस सिचुएशन में है। तो मेरे ख़्याल में सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ पे मुनहसर हैं कि वो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में जाएं। अगर वो एजुकेटेड नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, इफ़ दे आर एजुकेटेड तो वो फिर क्या कर सकते हैं, अगर वो स्किलफुल हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल में वो सारी की सारी जो सूरत हाल है वो डिपेंड करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बैरूनी ममालिक आते जाते रहते हैं, तो वहाँ जो आप देखते हैं कि वहाँ के नौजवानों में और हमारे यहाँ पाकिस्तानी, और ख़ासकर फिर मैं बार बार कहूँगी मसीही नौजवानों में, इनमें हमारे क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? खैर मैं आपका सवाल बड़ा एक ब्रॉडर उस सेंस में है कि पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारा नौजवान हमारी कम्युनिटी लेवल पे किन किन चैलेंजेस का शिकार है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको बाहर निकलना है। फिर हम बात करेंगे नेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो मसीही नौजवान है वो किन सिचुएशंस के अंदर है, किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। अभी आपने बात की ग्लोबल लेवल पे, जिसके हवाले से हम बहुत पीछे हैं और ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, वी हैव पोटेंशियल, लेकिन उसके लिए अगेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि वी डिफाइन अ डायरेक्शन फॉर आवर लाइफ, कि हाँ ये हमारी एक डायरेक्शन है, इसमें हमने जाना है और इसके लिए हमने कौन सी जर्नी को लेना है, कौन सा वे जो है वो चूज़ करना है। तो मैंने जब 2018 से ऑनवर्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस किए, तो उसमें रीसेंट जो मुझे दिसंबर में एक एक्सपीरियंस हुआ मॉस्को में जाने का, वी आर टुगेदर इंटरनेशनल प्राइस, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में नौजवान वॉलंटियर सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं जब उनसे बातचीत करता हूँ, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं, और आप यू जस्ट इमेजिन कि मॉस्को जो रशिया का कैपिटल है उसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स हैं। ऑल्दो दे आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, बट स्टिल दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। बहुत सारी वॉलंटियर सर्विसेज के अंदर जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे होती रहती हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आप अपने नौजवान को देख लें कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो दे आर लाइक उनका एक्सपोजर अच्छा है और उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो जो उनके यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर जो यंगस्टर्स हैं, वो अगर 1% उनका एक्सपोजर अच्छा है तो दे आर विजिबल एट सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स में नज़र भी आते हैं। तो उनमें आप चंद एक नाम है जो गिन भी सकते हैं अपने हाथों पे, उनको काउंट कर सकते हैं। बट वी रियली नीड टू इंक्रीज दैट नंबर। हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से हमारे बहुत सारे नौजवान इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वो इस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं। उनको अपने शेल से बाहर आना होगा, अपना जो एक कंफर्ट जोन बनाया है उससे बाहर आना होगा, ताकि वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रिकग्निशन को लेकर चलें। आप क्योंकि नौजवानों में रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं वो हुकूमत से अपने हकूक़ के लिए और क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनके हवाले से वो हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? क्योंकि आप नौजवानों के बीच में, वो आपको बताते होंगे उनकी क्या तवक्कुआत हैं? मेरे ख्याल में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं डेफिनेटली वो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के इंतज़ार में हैं कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और वो इस तरह से आगे बढ़ सकें। मेरे ख्याल में उस नेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए यू हैव टू सेट अ ग्राउंड। ठीक है, उसके लिए ग्राउंड्स क्या हैं कि आप एजुकेशन में एटलीस्ट आप ग्रेजुएट हैं। ठीक है, आपको अवेयरनेस है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो किस तरह के नौजवान प्रोग्राम, नौजवानों के कामयाब होने के प्रोग्राम और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें लॉन्चिंग होती रहती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ नौजवानों ने पार्टिसिपेट भी किया कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर। उन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को इन्वॉल्व भी किया। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट तो कहीं ना कुछ लॉन्च कर रही होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, लेकिन जब आप सर्वे करेंगे, जब आप अपने यंगस्टर से मिलेंगे तो उन्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ का पता होगा कि इस तरह की गवर्नमेंट की कोई लॉन्चिंग है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, टेफ्टा एक बहुत अच्छा इदारा है और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं। हमारे आप गिन के देख लें हमारे कितने नौजवान हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे जो 5% जॉब कोटा है, उसके हवाले से जब हम सर्वे करते हैं, देखते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी सर्वेज में जाते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि हमारे बहुत सारे नौजवानों को 5% जॉब कोटे का पता ही नहीं। पता ही नहीं, और वो कोटा वैसी रह जाता है, बिल्कुल फ्यू पीपल होते हैं और उनको इजीली जॉब भी मिल जाती है। जो और अभी जो एक चीज़ उसमें फॉल करते हैं एग्जैक्टली जो अभी जो एक चीज़ ख़राबी की तरफ जा रही है वो ये है कि लास्ट गवर्नमेंट ने 2% एजुकेशन कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया। फिर जो एक शहबाज भट्टी के टाइम में जब 5% जॉब कोटा इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो तब से लेके आज तक देर आर थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स जो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, जिनके ऊपर कोई और आ नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर इतनी सारी जॉब जो हमने माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस करके रखी हुई हैं और वो वेस्ट हो रही हैं, तो नाउ दे आर गोइंग टू रिवाइज द पॉलिसी कि अच्छा, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई नौजवान इनको अवेल नहीं करेगा तो हम इसको किसी और के लिए जो है वो मखसूस कर देंगे। सो बराए मेहरबानी नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है कि वो पहले तो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, अपने आप को मेरिट पे लेके आएँ, और ना सिर्फ मेरिट पे लेके आएँ बल्कि जो ओपन मेरिट है उसमें चैलेंज करें लोगों को। और खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से आप जो ओपन मेरिट है उसको अगर आप अवेल नहीं कर सकते तो आप माइनॉरिटी कोटे में जाएं, तो एटलीस्ट यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप ओपन मेरिट में भी आ सकते हैं, आप माइनॉरिटी कोटे में से भी जॉब ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन कोटे को भी अवेल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नेशनल लेवल पे चीज़ें तो अवेलेबल हैं, बट वी आर नॉट एट दैट मेरिट कि हम उनको अवेल कर सकें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मतलब सोशल शायद हालात ऐसे हैं जो हमारे मसीह जो पेरेंट्स हैं शायद वो बच्चों को वहाँ तक ले जा नहीं पा रहे हैं, या क्या आप क्या समझते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको किस तरह के चैलेंजेस हैं? क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, क्या है? लोगों को ज़ाहिर है पता तो होगा, जॉब कोटा ये बाकी चीज़ों को तो पता है, तो क्या इसका नहीं पता चल रहा है? इसके पीछे की मुआशी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या क्या है? आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में ये जो ओवरऑल आपने बात की ना कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि हमारा नौजवान पीछे क्यों है, देखें आप सर्वे करके देखें, नौजवानों को आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हुए देखेंगे, दे आर यूजिंग टिकटॉक और बाकी के सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड होती हैं, सारा कुछ होता है। वो कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि दे आर इवन इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं अपने घर। कुछ मैंने ऐसे भी केसेस देखे कि जिनके अपने ज़ाती घर हैं और वो उसका एडवांस लेके बजाय किसी और काम में अपनी एजुकेशन पे लगाने वो महंगा फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं, और उसकी इंस्टॉलमेंट 5,000 है 10,000 जो भी है, लेकिन वो महंगा फ़ोन ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन अपनी डेवलपमेंट पे खर्च नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, चीज़ों को प्रायोरिटी पे नहीं करेंगे, अब हमारी प्रायोरिटीज़ अगर सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि ज़रूरत है, इसमें हम इस चीज़ को मना नहीं करते कि आप एंड्रॉयड फ़ोन ना यूज़ करें, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा नौजवान उस एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है तो उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, मेन स्ट्रीम में आना नहीं है। तो अगर उसकी प्रायोरिटीज़ अगर वो उसको रिविज़िट करता है, रिवाइज करता है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बना सकती हैं, उसको सही ट्रैक पे चढ़ा सकती हैं। सो मेरे ख्याल में इस सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो सकता है कि हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो उसकी बिहाफ पे वी कैन फाइंड द राइट ट्रैक कि हम सही जगह पहुंच सकें। सही। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो चर्च लीडर हैं या जो सोशल्स लीडर हैं और या कोई दूसरी लीडरशिप है, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में, इस मॉडर्न दुनिया में, वो उनको किस तरह हम आहंग कर सकते हैं? ये सहूलियात और ये इंफॉर्मेशन, ये उनको कौन मतलब ये गाइड कर सकता है कि ताकि वो भी इस धारे में शामिल हो सके इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में से? बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो लीडरशिप है वो उस सेंसिटाइजेशन में जाए, और सबसे पहले उनको अपनी आई मस्ट से कि थोड़ी सी
एक रियलाइजेशन में जाना चाहिए कि हमारा जो मौजूदा दौर है उसमें हमारे नौजवानों को क्या दरकार है और हमने उनको कहाँ से उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले लीडरशिप उसके ऊपर सर्वे करवाए और देखे कि हमारा जो नौजवान है वो इस वक्त कहाँ खड़ा है। अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने, और दे आर क्रिश्चियंस लकीली, कि उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस बनाई हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कुछ ने ये जो आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन शॉपिंग है, उसके अंदर काफ़ी इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपका नौजवान, क्योंकि आगे फ्यूचर तो यही है, अगर आज से हमारा नौजवान इस न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं करते, अपने आप को उस एक्सपर्ट लेवल पे नहीं लेके जाते, तो कल को हमारे और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो मैं समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होंगे। और उसके लिए अभी से हमें देखना चाहिए अपने स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ऐसे लेक्चर्स दें, ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाएं जिससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर नई नई जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, उसके अंदर भी अपने आप को लेके आएँ ताकि हम उसमें जा सकें। मैंने रिसेंटली कुछ सर्वेस किए हैं कुछ एरियाज़ के, और वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो हैं उनके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो उनके ऊपर वो स्टडीज़ नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर लैंड ऑनर है, उसके पास अच्छी खासी ज़मीन है, लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो बजाय के इसके अंदर एनवायरमेंटलिस्ट बने, एग्रीकल्चर जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लेके आएँ, वो किसी और फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं और उनकी जो ज़मीन है वो वेस्ट हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अगेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जब आप जाते हैं तो आप अपने मेरिट्स डिमेरिट्स की बात करते हैं, आप अपने जो भी आपकी सिचुएशनल एनालिसिस है उसमें जाते हैं, एंड देन यू कम टू नो कि मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो जब तक हम इस चीज़ का एनालिसिस नहीं करेंगे, वी कैन नॉट फाइंड द राइट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। हमारे जो मसीही नौजवान है, एक बहुत बड़ी तादाद है, जिस तरह के ओवरऑल एक बड़ी तादाद नौजवानों की हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र भी किया। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो नौजवान है वो जो आपसी हमारी ये एहतराम है आपस का, हम आहंगी कह लें, हम आहंगी है, और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए आज का मसीही नौजवान वो क्या इसके फ़रोग़ के लिए क्या हमें फ़ायदा दे सकता है, क्या इक़दाम कर सकता है? इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जहाँ पे हम अपनी सोसाइटी की जो सोशल एक मॉरल वैल्यूज़ हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और मैं अक्सर कोट करता हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन कि डू नॉट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, रादर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। तो इसके अंदर हम देखें कि घर से जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल से जब कॉलेज में जाता है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाता है, ये उसका एक पैटर्न है जो उसने फॉलो करना होता है। हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक कहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं एक इंसान की करैक्टर बिल्डिंग का, कि उससे हमें पता चले कि हाँ इसकी करैक्टर बिल्डिंग में कौन सी चीज़ों की कमी है, ये अप टू द मार्क है या नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी माशरा हम एक ऐसे अजाब का शिकार हैं, और जिसको हम इंग्लिश में डिज़ास्टर कह सकते हैं। वो ये है कि असेंबली के अंदर हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, टिकटॉक्स जो बन रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया एनीवेयर, हमारी एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो आज से 10 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, उसकी निस्बत पता नहीं 1000 गुना ज़्यादा ख़राब होगी। हम चंद लाइक्स के लिए, चंद कमेंट्स के लिए इखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें कर रहे हैं, और ये हम समझते हैं कि शायद हमारा माशरा टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है, हम समझते हैं कि शायद हमारा माशरा बहुत तरक्की कर रहा है। देखें, इखलाकियात के हवाले से आप देखें कि हमारे माशरे के कितने बुरे हालात हो रहे हैं कि चंद लाइक्स के लिए, चंद पैसों के लिए हम इखलाकियात से गिरी हुई वीडियोज़ अपलोड करते हैं।
और मैं ये पाकिस्तानी माशरे की बात कर रहा हूँ। जब हम क्रिश्चियन यूथ की हम बात करते हैं तो वी आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी माशरा, बिल्कुल। कि हम पाकिस्तान में रहते हुए वी कैन नॉट इग्नोर सच थिंग्स, कि हमें नेशनल लेवल पे सोचना चाहिए कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए एक मसीही नौजवान क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। हमें अपनी अखलाकियात को देखना होगा, हमें अपनी एजुकेशन को देखना होगा, अपनी तरबियत को देखना होगा, और बराए मेहरबानी यहाँ पे वालिदैन और टीचर्स जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को ना भूलें। आज जो है वो बच्चा पेरेंट्स को पढ़ा रहा है, बच्चा टीचर्स को पढ़ा रहा है, बजाय कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाएं। जी। सो विच इज़ अ सैड थिंग। और उसके लिए नो डाउट पेरेंट्स को और टीचर्स को अपने आप को अपग्रेड करना है, और साथ ही साथ इखलाकी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने माशरे को आगे लेके चलना चाहिए। और जब तक हमारी अदब से दोस्ती नहीं होगी तब तक हम बाअदब होना अपने आप को, मेरा ख्याल है, बड़ा मुश्किल होगा कि हम बाअदब बने। हमारे जो मसीही नौजवान हैं, ये भी आपने जो बातें की हैं कि आप क्या समझते हैं अब इनकी हमारी मतलब मजहबी शनाख्त कैसी, नौजवानों की मजहबी शनाख्त जो है इन अदर्स जो हमारे मज़ाहिब के लोग हैं उसकी क्या शनाख्त है, आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में रिलीजन नो डाउट एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। उसका जो ईमान है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि बाइबल बड़े ख़ूबसूरत अल्फाज में हमें सबक देती है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो जब हम ईमान के हवाले से बात करते हैं तो हमारे ऊपर और भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो ले। वो अपनी सलीब उठाना क्या है? ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट फेथ हैज़ गिवन टू यू। और अगर हम उस ईमान को, एक क्रिश्चियन फेथ को अडॉप्ट नहीं करते, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने लिए ये सोचता हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ पर्सनैलिटी दैट यू कीप, कि आपकी एक पर्सनैलिटी बन जाती है। और जहाँ पे हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं तो बहुत दफ़ा हमारा नौजवान जो है हम देखते हैं कि समटाइम उसकी ड्रेसिंग ऐसी होती है, समटाइम उसके बोलने का अंदाज़ ऐसा होता है, उसका आउटलुक ऐसी होती है कि लोगों को बताना नहीं पड़ता कि मैं क्रिश्चियन हूँ। समटाइम वो खुद ही जज कर लेते हैं कि माइट बी ही इज़ अ क्रिश्चियन, कि उसकी आउटलुक उस तरह की होती है। मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की एक जो आइडेंटिटी है जो कि हमारे बहैसियत क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे लिए अफसोसनाक है, हमें उससे बाहर आना चाहिए। वी नीड टू वेयर डिसेंट ड्रेसेस, वी नीड टू अपने आप को थोड़ा बेहतर प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे मेरे ख्याल में हम ज़्यादा अच्छा एक आइडेंटिटी अच्छी पेश कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मिशनरीज़ ने और हमारे जो क्रिश्चियन फेथ को इंट्रोड्यूस करवाने वाले डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियाँ दी, और हम तक फेथ जो है वो इस हालत में पहुंचा है। अभी हम उसकी रियलाइजेशन में जाएं कि ये जो क्रिश्चियन फेथ है वो कुर्बानियों से इस पोजीशन में पहुंचा है, और व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द फेथ फॉर अस। और अगर हम दूसरों के लिए बेहतरी का बायस नहीं बन सकते, दूसरों की ज़िंदगी में अपनी ज़ात से आसानियाँ नहीं पैदा कर सकते, तो हमें कम से कम ठोकर का बायस भी नहीं होना चाहिए। सो हमारे नौजवान को पाकिस्तान में रहते हुए, ख्वाह वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर भी है, अपने फेथ को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे वो बताता रहे कि जी मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। ऑब्वियसली आपके एक्शंस बताते हैं, आपकी अच्छी बातें, आपका अच्छा करैक्टर जो है वो बताता है। जैसे पालूस रसूल जो रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी वर्स 8 में है कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो उसकी गवाही हमने किस तरह से देनी है? क्या हमने बेढंगे कपड़े पहन के उसकी गवाही देनी है, या अपनी बुरी हरकत से उसकी गवाही देनी है? वी रियली नीड टू सी कि हम उसकी गवाही किस तरह से दे सकते हैं। एक सवाल जो कि हमारे उसमें मैं समझता हूँ मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं पूछना ज़रूर चाहूँगा कि ना, देखिए मैंने जो देखा है कि मैंने बहुत करीब से देखा है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो चाहे किसी स्कूल में हों, कॉलेज में हों, या अपने मिशन के भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रही हों, या कोई टेक्निकल में भी हों, उनको का बिहेवियर
जो नौजवान जो मेल्स हैं बच्चे, उनको किसी और नज़र से देखा जा सकता है, उनको मतलब इतना ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया जा सकता, थोड़ा थोड़ा डी वैल्यू भी किया जाए तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ओपन सी बात कर रहा हूँ। तो जब आप, अगर मेरा ख्याल है, ये मेरी क्रिएशन है कि अगर जब आप नौजवान लड़कों को खास कर अब इस तरह का लक़ब दे देंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो बेकार ही है, इसे तो कुछ आता नहीं है, इस उन बेचारों को जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे नहीं पता, शायद मैं झूठ कह रहा हूँ, आपके कुछ और होंगे, आप क्या समझते हैं? ये हमें ये इस तरह उनको देखना चाहिए जो मेल नौजवान है, ज़्यादातर बच्चियाँ ही, सीधी सी बात है कि आजकल हर फील्ड में आगे जा रही हैं, चाहे वो भी गेम्स है, चाहे वो एजुकेशन है, जो भी है। तो आप हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं कि हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, अगर वो हमारे नीचे काम कर रहे हैं या हमारे इदारों में पढ़ रहे हैं और हम उनके हेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन पे भी थोड़ा शफकत का हाथ होना चाहिए, मौका देना चाहिए। एक बंदे को हम रोज़ ही शर्मिंदा ही करते रहेंगे, जलील करते रहेंगे, तो एक फिल्म भी है उस टॉपिक पे, तो वो कैसे प्रमोट अपने आप को कर पाएगा? वो उसके ऊपर आप छाप लगा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मतलब ये जो टैग लगाना है ना, वो ठीक नहीं है, और जजमेंटल होना भी ठीक नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अगेन ये ज़िम्मेदारी जो है वो चर्च को देना चाहूँगा कि चर्च के अंदर जब नौजवान आते हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, हमें बग़ैर डिस्क्रिमिनेशन के दोनों जेंडर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर हम प्रमोट कर रहे हैं या अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं गर्ल्स की कि दे आर डूइंग गुड, और साथ ही साथ हम बकअप करें अपने यंगस्टर्स को, बॉयज़ को, कि वो भी इस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में जाएं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और जो नौजवान हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर होता है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो घर में होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा बाहर जाने का उस तरह से एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन जब हम मेल्स की बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बाहर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ जाता है। ज़्यादातर तो ये भी होता है कि हमारे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से मेल्स को बाहर शायद जॉब्स भी करनी पड़ जाती हैं, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की एक अपनी स्टोरी है। अगर हम उसको एवरेज तौर पे देखें क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, तो अगर मेल जो हैं वो कंपैरेटिवली गर्ल्स से पीछे भी हैं, तो देयर आर रीजंस जी। और अगर हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ टैग कर रहे हैं या हम सिर्फ जजमेंटल हो रहे हैं, तो ये भी ठीक बात नहीं है कि कहीं पे हमें जजमेंटल भी होना पड़ जाता है, क्योंकि नंबर्स उस तरह के सामने आ जाते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को हमें बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। और जनरली अगर मैं इसके ऊपर ये कहूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है कि हम बिला वजह लोगों को टैग करें बग़ैर ये जाने कि उसकी स्टोरी क्या है जी। तो मेरे ख्याल में ये हमें जनरली इसको इस तरह से लेना चाहिए कि जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स को दे रहे हैं, अपने बॉयज़ को भी उसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद वो परफॉर्म नहीं करते, तो वी रियली नीड टू सी कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। और उसमें हम देखते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो बड़े अफसोस के साथ इस चीज़ को कहना पड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो मेल हैं, क्योंकि उनकी सोसाइटी बाहर मेल जोल ऐसा होता है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं बहुत दफ़ा। तो हमें चर्च के अंदर, अपने स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने लड़कों पे, लड़कियों पे इक्वल चेक रखना चाहिए कि उनकी कंपनी कैसी है, किन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं, और क्या वो अपनी स्टडीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट करें। तो मेरे ख्याल में जो पेरेंट्स स्कूल भेज के, कॉलेज भेज के बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल छोड़ देते हैं उनको ना, उनका फॉलोअप नहीं करते और इस तरह से, तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को जब तक वो इस दुनिया में है, ज़िंदा हैं, उनको बच्चों का फॉलोअप करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, फैमिली प्रेयर्स करनी चाहिए, रेगुलर चर्च जाना चाहिए, और ये चीज़ें आपको बहुत सारी सोशल इवल से बचाती हैं। आजकल का जो हमारा नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद रहे और मुतहर्रिक रहे, तो आप उनकी कैसे हौसला अफजाई करेंगे कि क्या उनको करना चाहिए? मेरे ख्याल में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे नौजवान हैं, दे नो वेरी वेल कि उनको फ्यूचर में क्या करना है।
लेकिन जो हमारा नौजवान स्कूल के बाद कभी कॉलेज नहीं गया या कभी स्कूल नहीं गया, तो उनको हमें ये देखना चाहिए, उनको उनके साथ बैठना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चर्च एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, और आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लाइफ में, उसके अंदर हमारे चर्च की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं कि हमने चर्च से सीखा होता है। तो आज का जो चर्च है वो बजाय कि एक दूसरे को लेट डाउन करने के, उनके पास जो कम्युनिटी है उसकी अपग्रेडेशन पे काम करें। छोड़ दें दूसरा चर्च क्या कर रहा है, छोड़ दें दूसरे पास्टर साहब क्या कर रहे हैं, सिर्फ फोकस करें आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो चर्च के मेंबर्स हैं, आपकी जो चर्च की कलीसिया है, उसकी अपग्रेडेशन पे बात करें। उनके दरमियान कंपटीशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन्स करवाएं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स करवाएं, गेम्स करवाएं, स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करें और वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करें, ट्री प्लांटेशंस करवाएं। और मैं समझता हूँ चर्च जितना रोल प्ले कर सकता है उसका हम शायद 10% भी नहीं कर रहे। अगर वो 100% पे नहीं आ सकता तो एटलीस्ट हम 50%, 60% कंट्रीब्यूट करें, तो मैं समझता हूँ कि चर्च कैन अपलिफ्ट आवर कम्युनिटी इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे। सही। आप हमें बताएं कि नौजवान अपनी अपनी जो कम्युनिटी की तरक्की के लिए वो कैसे एक रोल अदा कर सकता है, ताकि उसको अहमियत का पता चले आजकल के नौजवान को कि हम क्या कुछ तब्दील कर सकते हैं। ये नौजवानों के हाथ में है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको कैसा रोल अदा करना चाहिए, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी की तरक्की के लिए? हाँ, कम्युनिटी डेफिनेटली, नौजवान एक बड़ी बैकबोन होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए। और जब हम पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की सोसाइटी की बात करते हैं तो उसके अंदर नौजवान जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है। दे यूज़ टू राइट आर्टिकल्स डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो इस पोजीशन पे पहुँच गए हैं उनको चाहिए कि वो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें, और उसके लिए एक बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। वो ये है कि अपने चर्चेस के अंदर ऐसे नौजवानों को मौका दें कि वो यूथ के साथ डायलॉग्स करें, एक ग्रुप्स के अंदर डिस्कशंस करें। आप समझते हैं कि जो स्कूल लेवल पे बच्चे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे करियर काउंसलिंग की हम बात कर सकते हैं। वो पढ़े लिखे नौजवान जो चर्च का हिस्सा हैं वो खुदा ना खास्ता वो प्राइड या प्राउड में ना आए, बल्कि अपने से छोटों के लिए रोल मॉडल्स बने। जी। ये रोल मॉडल जो है वो अपनी ज़ात तक नहीं रहना चाहिए, वो दूसरों को बताना चाहिए। अगर आज आपने मुझे मौका दिया है इस प्रोग्राम में आके ये बात करने का, तो इस तरह के और बहुत सारे नौजवानों को बुलाएं जो आके अपनी एक एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस एज में इंटरनेशनल एक्सपोजर होना और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। मैं ये समझता हूँ कि हमारा हर नौजवान ये पोटेंशियल रखता है, सिर्फ सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने गिर्द जो हमने सर्कल लगाया हुआ है, हमने जो अपनी लाइफ का एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत है। जब तक हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नहीं सोचेंगे, तब तक हम छोटी छोटी कम्युनिटीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हमारे पास नौजवान हैं जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, जो एक बहाव के ख़िलाफ़ बहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत कम है, उनकी तादाद बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो ऐसे नौजवान हैं जो चैलेंज करें अपने स्टेटस को अपने कंफर्ट जोन को, उनका नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है। और उनको ऐसी ग्राउंड्स देना टीचर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, हमारे चर्च लीडर का काम है। जब तक आप उनको ग्राउंड्स नहीं देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, वो किस तरह से अपग्रेड होंगे। सो बहैसियत कम्युनिटी हम सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, हम सबको एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना है। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमें एक अच्छा सा पॉजिटिव सा कोई इंस्पायरिंग मैसेज हमारे यूथ के लिए ज़रूर दें। मैं एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि वी आर टुगेदर इंटरनेशनल प्राइस एक हर साल रशिया मॉस्को में मुनक्किद होता है,
और मुझे ये मौका मिला कि मैं बतौर रीजनल एक्सपर्ट उसकी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो नौजवान इंटरनेशनली वॉलंटियरली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशंस हमें सबमिट करते हैं। और आई एम द वन जिसको साउथ एशिया रीजन से जो 7-8 कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो एप्लीकेशंस आती हैं वो मेरे पास आती हैं और मैं उनको एवेलुएट करता हूँ और उनकी मार्किंग करके नेक्स्ट स्टेप के लिए भेज देता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो साउथ एशिया रीजन में। और उस काम को करते हुए मैंने जो एक चीज़ फील की है, मुझे पिछले साल मौका भी मिला कि मैं अपनी स्टोरी उनके साथ शेयर करूं। 2012 में मुझे जब कारितास में जॉब ऑफ़र हुई या एक पता चला, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो उससे पहले जो 4-5 साल का मेरा वॉलंटियर एक्सपीरियंस था, उन्हीं की बेसिस पे मुझे कारितास में जॉब मिली प्रोजेक्ट मैनेजर की, और सोशल सेक्टर में मेरा करियर स्टार्ट हुआ कारितास से। मैं ये समझता हूँ कि वो जो मेरी जॉब थी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उसके पीछे जो रीज़न थी वाई आई वॉज लाइक एबल टू गेट दैट जॉब, उसके पीछे जो मेरा 4-5 साल का कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो वॉलंटियर एक्सपीरियंस था उसने मुझे वो जॉब लेने पे मजबूर किया। मैं समझता हूँ कि आज का जो नौजवान है, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसको वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उससे देयर आर मेनी रिसर्चेस, आप गूगल करें कि वॉलंटियरिज्म आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी लेके आता है। तो मैं आज के नौजवान को, ना सिर्फ नौजवान को, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड डू सम वॉलंटियर वर्क, जिसके अंदर वो ट्री प्लांटेशन में जा सकते हैं, लोगों को लेक्चर्स दे सकते हैं, नौजवानों के साथ बैठ के उनकी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जब हम इतने बड़े लेवल पे वॉलंटियरिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो नौजवान है, एक तो अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिजी करे, और साथ ही साथ ये देखें कि हम बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देखें, वॉलंटियरिज्म और बिजनेस जो हैं वो कंपैरेटिवली चल सकते हैं। जब हम अपने छोटे छोटे माइक्रो लोन्स लेके बिजनेस माइंड के साथ आगे जा सकते हैं, तो हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सकते हैं, और साथ ही साथ अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में जाएं। तो मेरे ख्याल में आज का जो नौजवान है वो इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करे कि मेरी इकोनॉमिकली मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरा माइंड हेल्दी है या नहीं है। इन सारी चीज़ों के ऊपर वी रियली नीड टू सी कि हम कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी लेवल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल लेवल पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलीजियसली हम किस तरह से एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो नौजवान है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमारा चर्च भी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स जहाँ पे वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। आज का नौजवान सिर्फ सोशल मीडिया से चीज़ें ना सीखे, बल्कि वो जो एक पेट तरीका है कि उसमें वालिदैन की जो तरबियत है, टीचर्स की जो एक एजुकेशन देना है, हमारा चर्च जो कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगेन आई वुड से कि हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो हमारा नौजवान है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में अपने नाज़रीन की तरफ से, अपने ये क्रॉसवे टीवी के स्टाफ की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपनी मसरूफियात में आज का स्पेशल जो दिन है वो नौजवानों के लिए जो आपने बड़े खूबसूरत पैगामात दिए हैं। नाज़रीन, आजकल हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लैंड डेज चल रहे हैं। हम अपनी बच्चों की खातिर, बच्चों के लिए एक अच्छा सा कुछ उनका जो मुस्तकबिल प्लान कर सकते हैं। ये मौका है कि हम अपने रोज़े रियाजत की जो दिन चल रहे हैं, इसमें कोई भी अपनी कोई एक बुरी आदत है, कोई भी एक ऐसे अगर हम झूठ बोलते हैं या कुछ भी है, तो ये दिन जो है, ये आयाम जो है, ये हमें एक मौका देते हैं कि हम इनको अपनी बुराइयों को तर्क कर सकें। और नौजवानों के लिए को प्रमोट करने के लिए हम इसको अगर डेडिकेट करें तो ये बहुत अच्छे आयाम हैं कि इन दिनों में हम अपनी तैयारी करें, अपने कोई एम और मकसद बनाएं, जो कि हम लोग, ताकि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम अपने मुल्क की तरक्की के उस धारे में शामिल हो सके जिसका कि हमारा हक बनता है, जो कि हमारा फ़र्ज़ है
कि हम अपने मुल्क को भी अपलिफ्ट करें, अपनी फैमिलीज को भी अपलिफ्ट करें और अपने आप को भी अपलिफ्ट करें। आपका बहुत शुक्रिया।